हेलो एंड ग्रेट वेलकम। सीएमए ग्रुप 2 कंपनी अकाउंट्स का ये स्टार्टिंग सेशन है और इस पर्टिकुलर सेशन में बेसिकली आपकी और हमारी जो बातचीत होगी वो इस विषय पर होगी कि इस पर्टिकुलर कोर्स की तैयारी कैसे करनी है, क्या कंटेंट से, किस ऑर्डर में हमने अपनी उन कंटेंट्स को करना है, क्या हमें किसी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करना है या नहीं करना, मॉड्यूल हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन तमाम सवालों को हम इस पर्टिकुलर व्हाट वी कॉल सेशंस में लेंगे और उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हियर वी गो एंड स्टार्ट दिस सेशन। तो जैसा कि कुछ लम्हा पहले मैंने कहा, जहां तक सवाल है कंपनी अकाउंट्स का सीएमए ग्रुप 2 का, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि आपके कंटेंट्स में बेटे क्या क्या चीजें हैं और हमने क्या क्या पढ़ना है। सिंपल है, सबसे पहले तो आपको यह भी मालूम ही है कि जो आपका सब्जेक्ट है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंपनी अकाउंट्स में और ऑडिट में। हम सिर्फ कंपनी अकाउंट से डील कर रहे हैं, तो कंपनी अकाउंट्स का जो प्रपोर्शन है वो 50 मार्क्स का है। छोटा सिलेबस है, ज्यादा इसमें चीजें नहीं हैं, लेकिन चैप्टर्स फिर भी बहुत ज्यादा है। करेक्ट। जो पहली यूनिट है अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स से डील करती है, जिसके अंतर्गत जो चैप्टर्स आपको करने होंगे, एक तो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपने 11th में, 12th में और इससे पहले के लेवल पर भी करा हुआ है। उसके अलावा इसमें कुछ छोटे से सब टॉपिक्स हैं, जैसे राइट्स इश्यू। बाद में हम देखेंगे कि राइट्स इश्यू क्या होते हैं। जब भी कोई कंपनी फ्रेश इश्यू करती है तो फ्रेश इश्यू करने का मकसद यह है कि कंपनी को शेयर्स इश्यू करके कुछ और कैपिटल रेज करनी है, लेकिन कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले फ्री राइट देती है कि क्या आप इन शेयर्स को खरीदना चाहेंगे। तो राइट्स इश्यू क्या होता है, हालांकि छोटा सा चैप्टर है, और राइट्स इश्यू क्या होता है, कोई कंपनी राइट्स इश्यू क्यों करती है और करती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, इन सवालों की चर्चा हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में करेंगे। उसके बाद है बोनस इश्यू, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत मालूम है कि कई मर्तबा एंटिटीज, कॉर्पोरेट एंटिटीज, जब भी मैं एंटिटी कहूं तो मेरा मतलब कॉर्पोरेट एंटिटी से होगा, क्योंकि हम कंपनी अकाउंट से डील कर रहे हैं। तो कई मर्तबा कॉर्पोरेट एंटिटीज अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देती है, उनको हम बोनस शेयर्स कहते हैं। तो कोई कंपनी फ्री में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स क्यों देगी, कंपनी का मकसद क्या है, इसके फायदे हैं या इसके पीछे कोई मजबूरी है। उसके अलावा हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि बोनस इश्यू ऑफ कोर्स जब कोई कंपनी देगी तो उसका अकाउंटिंग पैटर्न किस तरीके से अनफोल्ड होगा। उसके बाद फोर फीचर ऑफ शेयर्स भी लिखा हुआ है। फोर फीचर ऑफ शेयर्स ऑफ कोर्स शेयर कैपिटल का ही पार्ट है। फिर है बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर भी अपने शेयर होल्डर का पैसा वापस करने का एक तरीका है। आपका एक चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और एक चैप्टर है बाय बैक ऑफ शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब नाम से ही पता लग रहा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कि हमने प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर करके जो पैसा रेस करा था उसको अब हम रिडीम कर रहे हैं, यानी कि उस पैसे को लौटा रहे हैं। जब कोई पैसा कंपनी शेयर होल्डर्स का लौटाती है तो हम रिडम्पशन वर्ड यूज कर देते हैं। लेकिन एक चैप्टर का नाम है बाय बैक ऑफ शेयर, यानी कि बाय बैक ऑफ शेयर्स। इसमें हम रिडम्पशन ऑफ शेयर्स नहीं कहते हैं, बाय बैक ऑफ शेयर। वैसे बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर से हमने जो पैसा लिया है उसको हम लौटा रहे हैं। उसका कारण क्या होता है, इसमें हम रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर यूज ना कर करके बाय बैक ऑफ शेयर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब कोई कंपनी इक्विटी शेयर इश्यू करती है तो उस वक्त कंपनी की तरफ से पहले से कोई वादा नहीं होता कि हम आपका पैसा लौटाएंगे। कंपनी की तरफ से कभी भी कमिटमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं होता कि हम आपका पैसा लौटाएंगे। लेकिन जब भी कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स इश्यू करती है तो कंपनी का कमिटमेंट होता है कि आपका पैसा इतने टाइम पीरियड के बाद लौटा दिया जाएगा। तो जब हमने पहले से कोई वादा करा है और उस वादे के मुताबिक जब हम पैसा रिडीम करते हैं, वापस करते हैं, तो हम रिडम्पशन वर्ड यूज करते हैं। इसलिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अल्फाज यूज करे जाते हैं। जबकि बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब भी है कि शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाना, लेकिन यहां हम वर्ड बाय बैक यूज करते हैं। करेक्ट। तो कोई कंपनी अपने शेयर्स को जब बाय बैक कर रही है तो इसका मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस लौटा रही है। बाय बैक, ऑफ कोर्स सवाल वही है कि बाय बैक क्यों होता है, बाय बैक के पीछे रीजन क्या होता है, बाय बैक की अकाउंटिंग कैसे होती है, तमाम सवालों की चर्चा हम बाय बैक ऑफ शेयर्स में करेंगे। उसके अलावा आपके इसी यूनिट के अंदर इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स का चैप्टर भी शामिल है। इसी यूनिट के अंदर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स का चैप्टर भी शामिल है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कई मर्तबा जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती है तो कंपनी अपने शेयर्स को अंडर राइट करती है। कई मर्तबा क्या, बल्कि आजकल तो यह मैंडेटरी हो गया है किसी भी कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए कि जब भी वो अपने शेयर्स को इश्यू करे तो अंडर राइट कराए, ताकि कंपनी के वो तमाम शेयर सब्सक्राइब हो जाएं। फिर है आपका
तो पहली यूनिट है शेयर्स एंड डिवेंचर, जिसमें कि शेयर कैपिटल, बोनस इश्यू आपने पढ़ना है, शेयर कैपिटल पढ़ना है, बोनस इश्यू पढ़ना है, राइट्स इश्यू पढ़ना है। उसके अलावा इसमें आपने बायबैक ऑफ शेयर्स, जब हम बायबैक ऑफ शेयर्स कहते हैं तो हमारा मतलब बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर से होता है। उसके अलावा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी आपका इस पर्टिकुलर यूनिट का हिस्सा है। और उसके अलावा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स भी हम इस यूनिट के अंतर्गत कवर करेंगे। उसके अलावा प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहां पर हम जो फाइनेंशियल, इससे पहले आपने इनफेक्ट फाइनल अकाउंट्स कई बार बनाए हैं, लेकिन इससे पहले जो आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं वो नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज के बनाए हैं। नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज का मतलब है या तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है या वो पार्टनरशिप फर्म है, वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, फाइनल अकाउंट्स बनाती है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर का नाम भी है। तो कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करना पड़ता है। ये एक अहम चैप्टर है। हालांकि आज जब मैं ये क्लास ले रहा हूं, करेक्ट, तो चर्चा है कि अब एक नया कंपनीज एक्ट भी आने वाला है और वो कब तक आएगा उसके बारे में खुद हमारे पास फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अभी जो कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है और अब एक नया कंपनीज एक्ट 2019 के नाम से एक्चुअली ऑलरेडी बजट सेशन में उसके बारे में चर्चा हुई थी अभी हाल ही में फरवरी 2020 में। तो कब तक ये कंपनीज एक्ट आएगा इसके बारे में अभी मैंने कहा मार्केट में केवल चर्चा है, लेकिन परफेक्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। एनीवे, तो फिलहाल अभी ये जो चैप्टर है डेट इज कवर्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3। तो कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 में एक कंपनी अपने फाइनेंशियल अकाउंट की प्रिपरेशन किस तरीके से करेगी उसके लिए कुछ फॉर्मेट्स हैं, उन फॉर्मेट की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कंपनी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी तो इन फॉर्मेट्स के हिसाब से करेगी, किस तरीके से करेगी और उनकी प्रिपरेशन का जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है। इन तमाम सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये आपने 12th में भी शायद करा हुआ है, उसके बाद आपने बीकॉम लेवल में भी शायद करा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे तो AS 3 रिवाइज्ड के हिसाब से करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के हिसाब से। चैप्टर वैसे तो सिंपल है, लेकिन इसमें हम कुछ हायर लेवल की प्रॉब्लम्स भी लेंगे, करेक्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में अब मैं ज्यादा क्या बताऊं, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। फिर उसके बाद जो आपके 4th यूनिट है उसके अंदर 3 चैप्टर आएंगे। एक तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं लिखा हुआ है अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी, ये हैवी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। उसके अलावा अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ये यूनिट मैंने कहा 3 चैप्टर्स इसमें हैं और तीनों बड़े हैवी चैप्टर हैं, लॉन्ग चैप्टर्स हैं और इंपॉर्टेंट और फॉर्मेडेबल चैप्टर्स भी हैं। तो अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, करेक्ट। हालांकि अभी तक जो बैंकिंग कंपनीज हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग वो अपनी जो अकाउंटिंग कर रही हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से कर रही हैं। अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत अपनी अकाउंटिंग करती हैं और इंश्योरेंस कंपनीज IRDA के तहत करती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये एंटिटीज भी अपनी अकाउंटिंग इंड AS के हिसाब से करना शुरू कर देंगी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करना शुरू कर देंगी। लेकिन फिलहाल अभी आपके कोर्स में जो है हमने उसी हिसाब से करना है। तो अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि ये टफ चैप्टर है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये फॉर्मेडेबल चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिग्निफिकेंट चैप्टर है, तो इस पर आप स्ट्रेस करेंगे। अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में ऑफकोर्स अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को अपनी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी IRDA के तहत, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस है उसके तहत ये अपनी अकाउंटिंग करती हैं। तो ये 3 महीने का बड़े चैप्टर है आपके कोर्स में और इन चैप्टर को आपने ज्यादा फोकस देना है, ज्यादा अटेंशन आपने देनी है, पॉइंट ये भी है। और आपके सिलेबस का आखिरी हिस्सा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैंने कहा छोटा सिलेबस है ग्रुप 2 में क्योंकि 50 मार्क का टोटल आपका अकाउंटिंग का पोर्शन है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस ग्रुप में आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जैसा कि सबको मालूम है इसका ताल्लुक फॉरेन एक्सचेंज रेट से है, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में चेंज आता है तो उनका जो प्रभाव होता है उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ये इसका थीम है। इसी तरह फिर हम देखेंगे 12 जिसका कि ताल्लुक गवर्नमेंट ग्रांट से है। तो गवर्नमेंट कई बार एंटिटीज को ग्रांट्स देती हैं, एक एंटिटी को गवर्नमेंट एजेंसीज से जो ग्रांट्स मिलती हैं उन ग्रांट का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो इस स्टैंडर्ड का कोर विषय है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 15 जो है वो एम्प्लॉय बेनिफिट से है
ऑनेस्टली स्पीकिंग हम इसको बहुत ज्यादा गहराई से कवर तो करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हारे लेवल पे बहुत एलिमेंट्री लेवल पर दिया हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का ताल्लुक बोरोइंग कॉस्ट से है और इसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 का ताल्लुक सेगमेंट रिपोर्टिंग से है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी से है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 19 जो है वो लीजेस से रिलेटेड है। तो ये आपकी अकाउंटिंग के पोर्शन का पार्ट है। हालांकि मैंने साथ में यहां पर ऑडिट का कोर्स भी लिखा है, लेकिन मैंने कहा हम जो कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ कंपनी अकाउंट्स के लिए करेंगे। उसके अलावा जब आपको ये पता लग गया कि आपके कोर्स के पहलू क्या हैं, सिलेबस क्या है, कंटेंट क्या है, तो जाहिर है कि अगला सवाल दिमाग में ये भी होना चाहिए, या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का ये भी हिस्सा होना चाहिए कि इन चैप्टर्स को हमने किस ऑर्डर में करना है। एक समन्वयता होनी चाहिए, एक लय होनी चाहिए। तो बेस्ट ऑर्डर आपके लिए ये रहेगा, ये यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, आप ध्यान दें। सबसे पहले आप बोनस इश्यू के चैप्टर को करेंगे। उस चैप्टर को करने के बाद फिर आप बायबैक ऑफ शेयर्स, उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फिर अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, और जब ये चैप्टर्स आपके हो जाएंगे उसके बाद आप इन 3 हैवी चैप्टर्स को अपने फोल्ड में लेंगे। पहले बैंकिंग कंपनी, फिर इंश्योरेंस कंपनी और फिर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस चैप्टर को लाइटली ना लें, करेक्ट। उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसा कि मैंने कहा, हालांकि यहां पर मैंने मैनेजरियल रेम्यूनरेशन भी लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादा आपको स्ट्रेस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर करना है। उसके बाद आखिर में फिर आप शेयर कैपिटल कर सकते हैं। शेयर कैपिटल में से कई बार 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। स्टैंडर्ड्स पे आपको हमेशा स्ट्रेस करना चाहिए। बीइंग ए प्रोफेशनल लेवल स्टूडेंट, आपको स्टैंडर्ड की जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतनी आपकी मार्केट वैल्यू जो है उसमें इजाफा होता है। तो ये भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए आपके लिए कि स्टैंडर्ड्स को इग्नोर नहीं करना है। इसके अंदर कुछ केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आने चाहिए। उसके अलावा बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा ये सवाल रहता है, ये जो रेफरेंस, क्या हमें इसके अलावा कोई रेफरेंस बुक भी करनी पड़ेगी? या फिर बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में यह भी सवाल उठता है कि क्या हमें मॉड्यूल को भी टच करना है या नहीं करना है, या मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी करने या नहीं करने। तो यहां पर मैं एक वर्ड आपको जरूर कहूंगा, हमने जो यहां पर कोर्स हम जो प्रोवाइड करते हैं या जो कोर्स हम बनाते हैं, वी टेक ग्रेट प्राइड इन गिविंग यू द वाइडेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट कवरेज। उस सबसे वाइडेस्ट कवरेज है, और हमारी कोशिश यही रहती है कि जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं उनकी 100% कवरेज हमारे कोर्स कंटेंट के अंदर हो जाए। तो ऑन सच बेसिस वी मे से दैट यू नीड नॉट रिक्वायर टू एक्चुअली गो फॉर एनी रेफरेंस बुक। आपको मॉड्यूल भी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस वक्त को आप यूटिलाइज करें अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए। उसके अलावा मैंने यहां पर एक चीज और लिखी है, मॉक टेस्ट सीरीज। ये मॉक टेस्ट सीरीज का क्या मतलब है? यहां मॉक टेस्ट सीरीज से मतलब है कि जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद एग्जामिनेशन से करीब 1 महीना पहले आपका इंस्टीट्यूट, करेक्ट, साइट पर एक मॉक टेस्ट सीरीज रिलीज करता है। आप रेफरेंस बुक या मॉड्यूल करें या ना करें, लेकिन कोर्स को फिनिश करने के बाद आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को जरूर करेंगे, करेक्ट। तो ये आपका शेड्यूलिंग में होना चाहिए और रेफरेंस बुक की कोई आवश्यकता नहीं है, टेक्निकली इसमें की मॉड्यूल की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें करना है तो आप कर सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि उसके सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आप पहले ही कर चुके होंगे। मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा है 3 फेज प्रिपरेशन। 3 फेज प्रिपरेशन से हमारा मतलब क्या है? कई बार स्टूडेंट हमसे ये भी सवाल करते हैं कि सर कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, कितने बार कोर्स करना चाहिए। Being a professional level student, sometime I find this question pretty amusing. मैं सच बात बताऊं तो आप 3 फेज प्रिपरेशन का मतलब है जो फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट फेज है, इस फेज में आप डीप पेनिट्रेटिव स्टडी करेंगे, गहनता से हर चैप्टर की, चाहे वो छोटा चैप्टर हो, बड़ा चैप्टर हो, फॉर्मिडेबल हो या इनसिग्निफिकेंट सा लगता हुआ चैप्टर हो, हर चैप्टर को आपने इक्वल इंटेंसिटी से पढ़ना है, समान अटेंशन से पढ़ना है, इक्वल फोकस से पढ़ना है। आप सेलेक्टिव होने की कोशिश कम से कम प्रोफेशनल लेवल पे नहीं करेंगे। फर्स्ट फेज में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम गहनता से, गहराई से सारे चैप्टर्स को पहले पढ़ लें। सेकंड फेज में आपकी प्रिपरेशन का हिस्सा क्या होगा? सेकंड फेज में आप क्या करेंगे, जैसे आपने कोई चैप्टर ओपन करा, आप सिर्फ क्वेश्चंस की रीडिंग लें और देखें
क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं तो आपको उसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यानी कि सेकंड फेज में डीप तो नहीं, एक सरफेशियल स्टडी आपको करनी पड़ेगी। सरफेशियल स्टडी से मेरा मतलब यही है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप चैप्टर्स को ओपन करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी जगह पर आपको लगता है कि यार इस क्वेश्चन को शायद मुझे लग रहा है कि मैं ना कर पाऊं, तो तब आप उसको इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि लिख करके करने की कोशिश करें। दिस इज द बेस्ट अप्रोच। और जब इस अप्रोच, क्योंकि इस अप्रोच के सहारे सेकंड फेज आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। उसके बाद फाइनल फेज में क्या करना है? फाइनल फेज में क्या करना है, आप YouTube में सबसे पहले तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। संजय वेल्किंस मेरी चैनल का नाम है। YouTube में आप सर्च करें संजय वेल्किंस तो आपको मेरी चैनल नजर आ जाएगी, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। जनरली हमारी अपनी तरफ से कोशिश ये होती है कि एग्जामिनेशन से एटलीस्ट 1 महीना पहले हम एक रिविजनरी वीडियो उसमें अपलोड करते हैं। रिविजनरी वीडियो में हमारी कोशिश होती है कि 5 या 6 घंटे में हम पूरे सारे कोर्स के जितने भी क्रक्स, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं उनकी कवरेज कर दें। तो तीसरा फेज आपका यह होना चाहिए कि जैसे वो वीडियो हम अपलोड करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले करीब हम अपलोड करते हैं, उस वीडियो को आपने देखना है, तो सारा कोर्स कंटेंट जो है वो आपका एक बार फिर से रिकैप हो जाएगा। और इन 3 स्टेप के बाद आपका चौथा और आखिरी और फाइनल स्टेप क्या होना चाहिए? जो मॉक टेस्ट सीरीज आपके इंस्टीट्यूट ने रिलीज करी हुई है, उस सीरीज को आप जरूर करें। उसमें 2 पेपर्स वो देते हैं, उन दोनों पेपर को विद सॉल्यूशंस वो देते हैं, तो उसको आप करने की कोशिश करें। दैट शुड बी व्हाट वी कॉल योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। इज इट क्लियर टू यू? बहुत कोई मुश्किल कोर्स नहीं है, बहुत आसान कोर्स है, सिंपल कोर्स है। और दूसरा, कई बार बच्चे हमसे ये क्वेश्चंस बड़ा अजीब सा कई बार पूछ लेते हैं, वेयर टू बाय आवर कोर्सेज फ्रॉम। अब हमारे कोर्सेज आपने कहां से खरीदने हैं? हमारे कोर्सेज आप सिर्फ इन 2 में से किसी एक साइट से खरीदेंगे, या तो examonline.org, examonline.org, या फिर सुपरप्रॉफ्स, www.superprofs.com। इन 2 साइट के अलावा हमारा कोर्स कहीं और से ना खरीदें। बहुत सी साइट्स कई बार हमारे नाम को लेकर के मिसयूज करती हैं, हालांकि उन साइट्स का नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारी एडवाइस है कि ऐसी साइटें ऐसा ना करें। और आप लोगों को ये चीज बताने के पीछे हमारा लक्ष्य और अटेंशन यही है कि कोई भी स्टूडेंट किसी तरीके से ट्रैप ना हो। तो ये 2 बेस्ट साइट्स हैं हमारे कोर्स को लेने के लिए। तो छोटा कोर्स है। बेसिकली इस पर्टिकुलर सेशन में हमारी, मैंने कहा कि जो बातचीत का विषय होता है वो यही होता है कि हम आपको कोर्स कंटेंट से अवगत कराएं, आपको बताने की कोशिश करें कि किस ऑर्डर में आपने चैप्टर्स को करना है। और आपके मन में कई बार जो सवाल ये उठते हैं कि क्या हमें कोई दूसरी बुक को रेफर करना है या मॉड्यूल पूरा करना है या नहीं करना, तो इन सवालों का भी जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब के बाद कुछ हंचेस आपके कम हो जाते हैं। करेक्ट? उसके अलावा एक चीज जो मुझे बतानी थी, कई बार स्टूडेंट के दिमाग में ये भी रहता है कि जो हम ये ऑनलाइन कोर्स खरीद रहे हैं या पेन ड्राइव मोड में जो कोर्स ले रहे हैं, ये कोर्स हमारे लिए कितना यूजफुल होगा? would we get the or derive the sort of benefits as we are expecting? अब यहां पर बेटे मैं सिर्फ इतना एक ही बात हमेशा कहता हूं, if you happen to be one of the largest selling faculty, then there must be some reason behind that. मेरा अपना मानना यह है कि आप ब्रिस्क सेलिंग फैकल्टी या लार्जेस्ट सेलिंग फैकल्टी नहीं बन सकते जब तक स्टूडेंट का ट्रस्ट लेवल आपने हासिल ना करा हो। तो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड। तो अब इफ आई हैपन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग फैकल्टी, उसका रीजन क्या है? जैसा कि मैंने अभी कहा कि अनलेस एंड अनटिल, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन, अनलेस एंड अनटिल वी पुट अप सम ऑनेस्ट एफर्ट्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिराइव द ट्रस्ट लेवल ऑफ द स्टूडेंट फ्रेटर्निटी। तो यहां मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से कोर्स पे जा सकते हैं, और इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। अभी बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए थे और स्टूडेंट्स ने हमसे ये भी बड़ी रिक्वेस्ट करी है, सर मैसेज आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, कम से कम हमारा नाम तो आप कभी लेते ही नहीं हो। कई बार स्टूडेंट तो ये कहते हैं, ये देखिए ये स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं, ये यहां पर मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट फीडबैक एंड रिव्यूज, दिस इज द बेस्ट वे टू जज द फैकल्टी। करेक्ट? लेकिन बहुत से लोग इसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने आपको कहा, हमने जो ये फीडबैक्स लिए हैं
अपनी साइट से ही लिए, जो हमारी साइट में स्टूडेंट्स मैसेज भेजते हैं, और हमने इसमें कोई एडिटिंग अपनी तरफ से नहीं करी है, ना हम ऐसा करने की सोच सकते हैं। हालांकि ये जो मैंने रिव्यूज लिए एग्जाम ऑनलाइन से लिए हैं, सुपर प्रॉस वाले मैंने अभी डाउनलोड नहीं करे हैं, अदरवाइज मैं उसको भी आपको सुनाता, लेकिन जो अभी मेरे पास मौजूद है पहले मैं उसको सुनाता हूं हल्का सा, ताकि आपको सुनाने के पीछे अपने को प्रोपोगेट करना नहीं है, सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करना है कि जो हमने अभी आपसे कहा उसमें कितनी सच्चाई है। जस्ट पे अटेंशन। श्वेता भारद्वाज लिखती हैं कि यू आर द बेस्ट फैकल्टी फॉर अकाउंट्स, और यहां पर ये डेट और टाइमिंग भी मेंशन्ड है, क्योंकि जब इंटरनेट पे कोई मैसेज करेगा तो ये दोनों चीजें आ जाती हैं। करेक्ट। तो श्वेता भारद्वाज ने लिखा है कि यू आर द बेस्ट फैकल्टी ऑफ अकाउंट्स, आई लाइक योर स्टाइल टीचिंग टेक्निक्स टू कन्वे द कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट। थैंक यू श्वेता भारद्वाज। और फिर शेख मदीना ने सिंपल एक अल्फाज में लिखा है ग्रेट। साकिब मलिक लिखते हैं कि सीएमए इंटरमीडिएट कंपनी अकाउंट्स के वीडियो लेक्चर जो एग्जाम ऑनलाइन से मैंने खरीदे थे संजय वैद्य सर के, मुझे बहुत अच्छे लगे। आई वुड लाइक टू गिव हिम 5 स्टार रेटिंग, थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने मेरे को शायद ये मैसेज उन्होंने 5 सितंबर को भेजा है। थैंक्स सर, हैप्पी टीचर्स डे भी उन्होंने लिखा हुआ है। नवीन सिंह ने लिखा है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और फैकल्टीज ने जो है बहुत अपडेटेड क्लासेस दी हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी। आई एम सेटिस्फाइड नाउ। पूजा कहती है, पूजा मेड माई वे इजियर, इनने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, एंड आई वॉज एबल टू हैव ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू वेरी मच। वार्षणी ने सिर्फ एक अल्फाज में लिखा है एक्सीलेंट। सकीब मलिक कहते हैं कि सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो वीडियो लेक्चर संजय वैद्य सर के हैं वो मोस्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो हैं, अवेलेबल गूगल पे। तो और आगे भी उन्होंने कुछ और चीजें लिखी हैं, जैसे कि आई एम वेरी कंप्लीटली सेटिस्फाइड एंड रिकमेंड दिस वीडियो टू ऑल द लेक्चर्स। ये सकीब मलिक हैं। इसके अलावा अफाक अहमद सलाइफी, अफाक अहमद ने लिखा है, और देखिए ये मैसेज उनका कब आया है। ये मैसेज उनका आया है क्या डेट है, 2020/01 का मतलब जनवरी, और 7 यानी कि 7 जनवरी को ये मैसेज आया है 2020 में। और वो कहते हैं कि आई परचेज दिस कोर्स, और इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिखा है, मैं इसको हिंदी में तर्जुमा करके आपको बताता हूँ, ट्रांसलेट करके बताता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने आपका कोर्स खरीदा, हालांकि उससे पहले मैंने कोर्स किसी और टीचर से खरीदा था, उन टीचर का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और आपका नाम मुझे किसी फ्रेंड ने, उन्होंने अपने फ्रेंड का नाम भी लिखा है, आजेश उसका नाम है। वो कहते हैं कि आजेश मेरे फ्रेंड ने मेरे को आपके बारे में बताया, वेरी सेटिस्फाइड एंड थैंक यू वेरी मच, आई फाउंड दिस कोर्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के जगदीश कुमार ने भी फिर अपने कुछ विचार प्रकट कर गए, वो ने कुछ ज्यादा ही तारीफें लिखी है कि ही इज लाइक ए गॉड फॉर अकाउंटिंग वगैरह, थैंक यू के जगदीश कुमार। प्रभात सिंह ने भी बहुत लिखा है। फिर उसके अलावा साजन पदीर है, उनका भी मैसेज आया, प्रदीप पायल का भी आया, हर्ष बगनानी का, पढ़ना इतना संभव नहीं है लेकिन नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने बच्चों से प्रॉमिस करी थी कि मैं जरूर जो कोई भी जब वीडियो बनाऊंगा तो आपका नाम लूंगा। वकास जी ने भी हमें मैसेज दिया है, प्रिया जोशी ने लिया है, शालिनी शाजवान, हेतल कच्छा, मंजुनाथ हेगड़े ने, फिर दुर्गेश कुमार सिंह ने, और उसके अलावा ये मैसेज में नाम ही नहीं लिखा है, और ये कहते हैं कि मैं दिल्ली से ही हूं सर, आर के पुरम, एंड आई थिंक यू आर नॉट ओनली द बेस्ट टीचर इन दिल्ली बट इन इंडिया ऑल्सो, थैंक यू वेरी मच। अब तुमने नाम नहीं लिखा है तो नाम मैं नहीं ले सकता आपका। वैभव उपाध्याय लिखते हैं गुड। पंकज ने लिखा है अमेजिंग स्टाइल। मनोज ने कहा गो फॉर इट, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अब बहुत सारे मैसेजेस है, इनको पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनको आपके सामने लाना, हमारा लाने की वजह या लाने का रीजन, जैसा कि मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि यू कैन कंप्लीटली बैंक अपॉन अस। और हम अपनी तरफ से, मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूं कि ऑलवेज ट्राई टू कम अप टू योर सेटिस्फैक्शन। तो इन शब्दों के साथ अब मैं इस पर्टिकुलर सेशन को फिनिश करता हूं। आई होप यू मस्ट हैव ड्रो सम व्हाट वी विल बेनिफिट थ्रू दिस पर्टिकुलर सेशन, करेक्ट? सो ऑन सच नोट, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम हियर।